हाय एवरीवन, दिस इज सोनाक्षी गुप्ता, CMA सोनाक्षी गुप्ता। आज मैं आपका एक कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2024 का हम लोग वो एक बार डिस्कस कर रहे हैं सो दैट यू कैन टेक योर डिसीजन। अगर अच्छा नहीं हुआ है तो वैसे पेपर बहुत इजी था, अच्छा हो जाना चाहिए। अच्छा, आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ। अगर अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। वी डोंट हैव मच टाइम, आपके एग्जाम्स होने में 5 महीने हैं, सो यू शुड स्टार्ट योर exams. You should start preparing for your exams, right? So let's discuss it. कि अपने पास पहला क्वेश्चन था, पहले हम लोग MCQ डिस्कस कर रहे हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो एलिमेंट के बेसिस पे होता है, जब आप कॉस्ट को एलिमेंट के बेसिस पे बांटते हो तो आप उसको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे बांटते हो, राइट। फिर अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन फॉर गॉन, बट यहाँ पे नहीं है वो, तो उसकी जगह पे आप रेलेवेंट कॉस्ट लिख सकते हो, बिकॉज रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है विच यू टेक इन टू कंसिडरेशन फॉर टेकिंग अ डिसीजन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक्स है, जैसे मस्टर्ड सीड्स एंड मस्टर्ड ऑयल है, नहीं दिस इज नॉट। डीजल एंड पेट्रोल ये अपने पास को प्रोडक्ट हैं। एडिबल एंड ऑयल केक्स, यस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद अपने पास आ जाता है सेकेंड वाला क्वेश्चन, NOB इज कमिटेड टू सप्लाई 45,000 बेयरिंग पर एनम टू CNY लिमिटेड। इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट 20 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर मंथ। इसमें तो मैं EBQ दे रखा है, बोला है मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट आप निकालो। मुझे बताओ, इन्वेंट्री सबको याद होगा, हम लोगों ने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया था कि मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, EOQ पर होता है। सो इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते थे, याद करो, EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो EOQ अपने को कितना दे रखा है बच्चों, 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अपने पास कितना हो गया, 20 पैसा जो है वो पर मंथ है। ये पर बेयरिंग मतलब पर यूनिट पहले से था, आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना था। सो यू विल हैव CC पर यूनिट पर एनम, दिस विल बी 3600, सो इट्स योर आंसर। उसके बाद फिफ्थ है अपने पास, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जनरली जो जॉब कॉस्टिंग होता है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो कि मैं केक बनाती हूँ, मुझे केक का ऑर्डर मिला, सो इट्स अ जॉब कॉस्टिंग, इट्स अ जॉब। सो कस्टमर ड्रिवन होमोजीनियस नहीं होता क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग दिखेगा, तो येस होमोजीनियस प्रोडक्ट तो नहीं होता है। कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन होता है, आप कस्टमर जब ये काम देता है तभी ये काम होता है। सेकंड, कंप्लीट प्रोडक्शन पॉसिबल विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, येस, तो इसका सेकंड एंड थर्ड है, सो इट इज सी इज योर आंसर। फिर अपने को बोला है सर्टेन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड बी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो बोल रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस बताना है, रॉयल्टी पेड, येस डायरेक्ट एक्सपेंस है। डिजाइन चार्जेस, येस। फैक्ट्री चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट, येस। तो 76,000 इज योर आंसर, सो सिक्स का आ गया 76,000। विच ऑफ द कैश डील विद द प्रिंसिपल मेथड डिटरमाइनिंग द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो कैश 12 है इसका। उसके बाद अपने पास है 8th, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि JNT Limited made a loss of 2 lakh, तो it is a loss during the year ended 31st March as per the costing records। तो कॉस्टिंग के हिसाब से लॉस हो गया ये, तो लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज CA इज 2 लाख, तो लॉस है तो नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि इफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्टर फीस इतना इतना है, P&L लास्ट पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या होगा। अब ध्यान से देखो, याद करो, हम लोग क्या बात करते थे, अगर आपको रिकंसिलेशन करना है तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट को या कॉस्टिंग के लॉस को FA के लॉस या FA के प्रॉफिट के साथ मैच करना है। तो जो जो FA ने किया होगा आप भी वो कर लो। तो FA ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को अपनी इनकम मानी होगी तो आप भी इनकम मान लो। इनकम क्या होती है, ऐड होती है। डायरेक्टर फी को उसने एक्सपेंस माना था, आप भी एक्सपेंस मान लो। एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, विच इज़ 40,000, राइट। तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2,30,000 का लॉस। ये किसी बच्ची ने मुझे भेजा था तो उसने अपने सॉल्यूशंस किए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन 9th, रोनो लिमिटेड मेंटेन्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% ऑन करंट सेल, मतलब जितनी भी करंट सेल है उसमें से 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। प्रॉफिट वो कितना कमाती है, 30 लाख कमाता है। इफ द कंपनी हैज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ 40% इट्स करंट सेल्स अमाउंट टू, तो अपने को PVR दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास PVR भी है और अपने पास प्रॉफिट भी है तो हम MOS सेल्स निकाल सकते हैं। सो MOS सेल्स कैसे निकलेगी, अपने पास ये निकलेगा, अपने पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR, यस। तो प्रॉफिट कितना था बच्चों, 30 लाख था, डिवाइडेड बाय 0.40, तो ये अपने पास आ जाएगा 30 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, दिस इज 75 लाख।
75 लाख कितनी सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है? 25%। तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? 75 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, तो 0.25 इज अपना 3 करोड़ आ रहा है अपने पास आंसर, विच इज़ 300 लाख्स। तो इसका आंसर हुआ अपने पास 300 लाख्स। आगे आ जाओ 10th में अपने को क्या पूछा है कि बोल रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम फॉलो करते हैं 4000 kg ऑफ मटेरियल एट 1050 kg पर एक्चुअली कंज्यूम। तो अपने को एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस गिवन है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस अपने को एमपीवी दे रखा है विच इज़ 2000 एडवर्ड्स। तो इसका फॉर्मूला अगर याद करो तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी होता है। सो ये दे रखा है -2000 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस अपने को निकालना है, एक्चुअल प्राइस अपने को दे रखा है और 10, एक्चुअल क्वांटिटी अपने पास है 4000 kg। सो इधर जाएगा तो 0.15 10, तो ये आ जाएगा 9.5 इसका आंसर। उसके बाद 11th है तो बोल रहा है कि हमारा जो रेट चल रहा है वो 0.45 पर आर के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। ही टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। इफ टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 48 आवर्स, तो उसका टाइम सेव्ड कितना हो गया? टाइम सेव्ड हो गया अपने पास 48 आवर्स। उसका टोटल अर्निंग निकालना था। मुझे बताओ टोटल अर्निंग में आप क्या क्या दोगे? ऑब्वियसली जो उसका बेसिक वेजेस है वो दोगे, प्लस अपने पास क्या दोगे? उसका बोनस दोगे, क्योंकि दोनों ही टाइम बेस्ड हैं। उसने बोला है रोवन के हिसाब से निकालो, रोवन इज अ टाइम बेस्ड के हिसाब से हम लोग वहाँ पे बोनस कैलकुलेट करते हैं। बेसिक वेजेस क्या होता है? टाइम टेकन इनटू में वेज रेट। तो अपने पास यहाँ पे मुझे बताओ प्लस बोनस। बोनस कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ये प्रोपोर्शनेट कर देता है जो भी टाइम सेव्ड होता है। तो टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। तो यहाँ पे अपने पास ये कितना आ गया? 40 आवर्स इसने काम करने में लिए थे। वेज रेट अपने पास था 45 प्लस टाइम टेकन इसका था 40 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 8 इंटू वेज रेट विच इज़ 45। अगर अब इसको सॉल्व करें तो अपने पास 40 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 45 इंटू 8 दिस इज 300 और 40 इंटू 45 इज इक्वल टू, सो वी हैव 2100। इसका आंसर है अपने पास 2100। ठीक है, तो दिस इज दिस आंसर। लेट मी चेक वंस। कैलकुलेटर 48 इंटू 8 इंटू 45। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अपने पास बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड। बैच कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ बैच में गुड्स बनते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था क्लास में, इट्स अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इज अ मेडिसिन। गाइस डू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स, ओके? ड्रग इज मेडिसिन इंडस्ट्री। उसके बाद इफ द रॉ मटेरियल प्राइस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि अभी चीज़ों का प्राइस जो है वो महंगा चल रहा है, महंगे पे सामान बिक रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक विल गिव द लोएस्ट जीपी। तो बोलता है कि इसमें से लोएस्ट जीपी किसका आएगा? लोएस्ट जीपी तब आएगा जब आप क्या फॉलो करोगे? अपने पास लीफो फॉलो करोगे। सो फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट मैंने तुम्हें बताया था हमेशा एक पीरियड के लिए होती है। सो ऑब्वियसली इट इज अ पीरियड कॉस्ट, राइट? उसके बाद द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को गड़बड़ हो, आप हमेशा उस बजट को पहले बनाते हो अगर आपके पास की फैक्टर है कुछ तो इसका आंसर होगा बी इज आंसर ऑफ इट, राइट? उसके बाद सेक्शन बी पर आ जाओ। सेक्शन बी तो बहुत ही इजी था, इस बार का पेपर सच में बहुत 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 इजी था। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे बस तुम्हें याद रखना था आरएम कंज्यूम्ड, जहाँ पे एक दो बच्चों की गलती हो सकती है, तो आरएम कंज्यूम निकालना था। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते तो आरएम कंज्यूम्ड आ जाता, प्लस डायरेक्ट लेबर करते तो अपने पास प्राइम कॉस्ट आ जाता। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना था। फैक्ट्री ओवरहेड इज 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो डायरेक्ट लेबर इज 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये दे रखा था 1,20,000। यहाँ से अगर तुम फैक्ट्री ओवरहेड निकालते तो 120 को डिवाइड कर देते तो अपने पास आ जाता 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाता, उसमें तुम ओपनिंग WIP ऐड करते लेस क्लोजिंग WIP करते तो नेटवर्क कॉस्ट आ जाता, उसमें अपन ऐड करते फिर एडमिन, तो अपने पास COP आ जाता। COP में प्लस माइनस अपने पास ये करते तो अपने पास COGS आ जाता, उसमें हम लोग सेलिंग एक्सपेंस ऐड करते तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता। सो वेरी इजी क्वेश्चन फॉर 7 नंबर। आई थिंक ये तो सबका ही ठीक होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था कॉस्ट शीट का। सेकंड का ए। सेकंड का बी पार्ट देखो तो बच्चों मैंने बहुत बार बोला था अपनी क्लास बुक में भी अपने पास क्वेश्चन है पास एग्जामिनेशन। दिस इज सिमिलर टू December 2019 क्वेश्चन। तो
तो 2019 में सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी होगी और अच्छे से पास एग्जामिनेशन किया होगा तो तुम बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पास एग्जामिनेशन में और अपनी क्लास बुक में भी पास एग्जामिनेशन कवर है। सो आई थिंक यू वुड हैव डन अ वेरी गुड पेपर और अपने पास बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ कि अपने पास 3 मटेरियल है पी क्यू आर फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एम। तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्लास में बार बार बोलती हूँ, मटेरियल का चैप्टर फिनिश गुड्स के लिए है या अपने पास मटेरियल के लिए? ऑब्वियसली मटेरियल के लिए है। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए अपने को 3 मटेरियल की जरूरत है, पी क्यू आर, है ना। फिर यूसेज पर यूनिट, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए पी का 10 kg लगेगा, क्यू का 4 kg लगेगा और आर का 6 kg लगेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी सबका बताया हुआ है, प्राइस सबका बताया हुआ है। डिलीवरी पीरियड में अपने को मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रीऑर्डर लेवल, केजीज, मिनिमम लेवल गायब है यहाँ पे। ठीक है, सो ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम, बस फिगर्स अलग है। ऑब्वियसली फिगर भी सेम दे देंगे क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ पी पूछ रहे हैं मुझे, बताओ मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताओ तो बच्चों। आई थिंक सबको याद होगा, अपने पास क्या था ये, ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। यस, अब कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। ROL तो चलो अपने को दे रखा था इसका 8000 माइनस एवरेज कंजम्पशन, उसने बोला वीकली प्रोडक्शन। मुझे एक बात बताओ, याद करो क्लास में मैंने कितनी बार बोला है, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होता है, मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं और ये किसका चैप्टर है, मटेरियल का ही है। तो P तुम्हारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूनिट कितनी प्रोड्यूस होती है, 200 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना यूनिट कंज्यूम करना होगा, 4, 1 यूनिट के लिए 4, राइट। तो यानी मटेरियल कितना कंज्यूम होगा, 800 इनटू एवरेज लीड टाइम इसका कितना, सॉरी मैंने इसका ले लिया, हमें पी का निकालना था, तो पी का था 10, तो 2000 इंटू एवरेज लीड टाइम इसका कितना था 2, तो ये आ जाता 4000 इसका आंसर है। ऐसे ही सेम तुम इसका निकाल लेते। रीऑर्डर लेवल ऑफ आर पूछ रहा है, रीऑर्डर लेवल ऑफ आर मुझे बताओ, ROL इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन आर पे आते हैं, आर में अगर हम मैक्सिमम यूनिट देखें तो कितनी बनती है, इसका फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन यानी मैक्सिमम यूनिट कितनी बनेगी, 225। जब मैक्सिमम यूनिट बनाओगे तभी तो मैक्सिमम कंजम्पशन करोगे। मैक्सिमम कंजम्पशन इसका मतलब 1 यूनिट पे कितना था, 6, और मैक्सिमम लीड टाइम इसका कितना था अपने पास बच्चों, 4। इसको सॉल्व कर दोगे, यू विल हैव योर रीऑर्डर लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, मुझे बताओ एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल इज ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, और मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का अपने पास क्या फॉर्मूला था बताओ मुझे एक बार। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकलता था अपने पास ROL प्लस ROQ माइनस अपने पास मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो इसको भी सॉल्व करके तुम निकाल सकते हो, राइट। एक और फॉर्मूला था एवरेज स्टॉक लेवल का, विच इज योर ROQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। सो अगर तुमको याद हो तो ये भी अपने पास एक फॉर्मूला था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज रियली इजी फॉर 7 मार्क्स, वेरी गुड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए। 3 का ए बेटा बिल्कुल सिमिलर है दिसंबर 22, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दिसंबर 22 का ये क्वेश्चन है, बहुत ओवरहेड का तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया और सिंपली बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया। सप्लीमेंट्री रेट का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया है कि जो मेरा रिकवरी रेट है, इट रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एट अ रेट ऑफ 20 रुपी पर मैन डे ड्यूरिंग द ईयर 2013, 2023 एंड 24, मतलब एक साल की बात कर रहा है। द फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्क, तो मेरे पास मेरा एक्चुअल ओवरहेड था 35.5 लाख, 1.50 लाख डेज किसी ने काम किया था। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ 35.5 लाख, 2 लाख वर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस फॉर स्ट्राइक पीरियड। याद करो, यहाँ से मुझे बताओ एक्चुअल ओवरहेड में से हम वो सारी चीजें हटा देते हैं जो हमारे पास एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से होती है। तो एक्चुअल ओवरहेड अपने पास कितना था, 35.5 लाख। इसमें से हमें हटाना है जो ओवरहेड ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस है। ठीक है, कौन कौन से एबनॉर्मल रीजंस हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमने
2 लाख पे किया था वो स्ट्राइक के लिए पे किया था, और 1 लाख जो मैंने किया था वो प्रीवियस ईयर के लिए। तो आपको दोनों हटाने, क्योंकि करंट ईयर का मुझे निकालना है कि कितना करंट ईयर का अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन है। ऑब्वियसली अंडर एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर। तो अपने पास 2 लाख हट जाएगा और अपने पास 1 लाख हट जाएगा, तो 3 लाख हट जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 32.5। तुम्हें पता ही है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा हो जाता है ना। 32.5 लाख, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास एक्चुअल ओवरहेड। इस एक्चुअल ओवरहेड को हम किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? दिस एक्चुअल ओवरहेड शैल बी कंपेयर्ड विथ आपका ओवरहेड चार्ज या रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर से कितना रिकवर्ड किया होगा? 1.50 लाख डेज आपने काम किया है। एक डे का आप कितना रुपए रिकवर करते हो? 20 रुपए। तो यानी ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 20 इंटू 1.5 लाख विच इज आई थिंक 30 लाख। तो यानी मेरे पास ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना आ गया? दिस इज अपना 2.5 लाख। अब इसमें से जो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से वो कॉस्टिंग P&L में जाएगा, जो उसके अलावा नॉर्मल रीजन से बचेगा उसको आप 3 जगह पे बांटोगे, है ना। उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करते हो। तो इतना काम हो गया। अब क्वेश्चन ने मुझे बताया ड्यूरिंग द पीरियड 50,000 यूनिट्स वर सोल्ड, एट द एंड ऑफ द पीरियड 1200 completed units were held in stock, but there was no opening stock of finished goods. Similarly, there was no स्टॉक ऑफ अनकम्प्लीटेड यूनिट्स, बट एट द एंड अपने पास 20,000 अनकम्प्लीटेड था जो कि 65% कंप्लीटेड था। तो उसको इक्वलेंट यूनिट तुम्हें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन हमें बताया कि 40% ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड था, वो ड्यू टू फैक्ट्री एफिशिएंसी था, यानी इनएफिशिएंसी था, सॉरी। तो यानी इसमें से हम लोग 40% जो था, इसमें से जो भी 40% हुआ वो ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन है। 40% ड्यू टू मैनेजमेंट फॉल्ट है, इनएफिशिएंसी है बेसिकली। तो वो कितना हो गया अपने पास? 2.5 इंटू 40% करोगे तो दिस इज 1 लाख। तो बाकी 1.5 लाख के लिए यू विल कैलकुलेट, ये अपने पास आ गया ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, तो अंडर रिकवर्ड ओवरहेड आ गया। इसके लिए हम निकालेंगे सप्लीमेंट्री रेट। मुझे बताओ बच्चों सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलता है? दिस इज अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स। बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन ले रहे हैं, प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं कितना टोटल यूनिट बना। 50,000 आपने बना के बेच दिया होगा, 12,000 अभी तक अपने पास पड़ा हुआ है, 20,000 बनाया लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इक्वलेंट बनाए तो 65%। तो यानी हो गया अपने पास 20,000 इंटू 65%, 13,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000, तो दिस इज 75,000 और ये 1.5 लाख से किया तो अपने पास आ गया 2 रुपये। 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप कस्टमर से चार्ज कर लोगे। तो जितना फिनिश गुड्स पे जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे चला जाएगा, 50,000 इंटू 2 विच इज़ 2 लाख। जितना अपने पास फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा वो अपने पास चला जाएगा यहाँ पर FG क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा अपने पास। FG कंट्रोल अकाउंट अगर हम लोग याद है तो उसको बोलते थे FG कंट्रोल अकाउंट में कितना? 12,000 इंटू में 2, और WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितना चला जाएगा? 13,000 आया था, ये 13,000 इंटू में 2, सो दिस इज 1 लाख, दिस इज 24,000 और दिस इज 26,000 टू अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। सो ये एंट्री तुम पास करोगे, तुम ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे चार्ज हो जाएगा, दिस विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज फॉर 7 मार्क्स, सो दिस इज ऑल्सो रियली गुड। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है ये अपनी क्लास बुक का पहला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद हो तो दिस इज योर क्लास बुक का पहला क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू, ये अपने पास है जून 2019 का क्वेश्चन। जून 2019 का ऐसे बहुत क्वेश्चन आया था। दिस क्वेश्चन इज रियली सिंपल। इसमें अपने को क्या करना था, दोनों P&L अकाउंट, मतलब इसमें याद करो मैं क्लास में बोलती थी थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे दोनों के प्रॉफिट गायब है। तो पहले दोनों का प्रॉफिट निकालना है, फिर दोनों को रिकनसाइल करना है, राइट। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैसे निकलता है? कॉस्ट शीट बना के निकाल लेंगे। FA का प्रॉफिट कैसे निकलता है? हम लोग यहाँ पर P&L अकाउंट बना लेंगे। अगर तुम P&L अकाउंट बनाओगे सो P&L अकाउंट में तुम ट्रेडिंग एंड P&L साथ में बना लो। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या आ जाएगा? दिस विल बी डेबिटेड, दिस विल बी डेबिटेड, दिस विल बी डेबिटेड, डेबिट डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। दिस विल बी क्रेडिट, दिस विल बी क्रेडिट, दिस विल बी क्रेडिट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, दिस विल बी क्रेडिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट और ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा,
राइट, ये दोनों ही बेसिकली क्रेडिट हो जाएंगे, यू विल हैव योर नेट प्रॉफिट। फिर तुम कॉस्टिंग पी एंड एल बनाओगे, मतलब कॉस्ट, ये तो तुम्हारा प्रॉफिट निकल गया, फिर तुम क्या बनाओगे, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में ध्यान रखना जो खर्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया वो तो नॉर्मल जो एफ में लिए होंगे वही ले लेंगे। मुझे एक बात बताओ, कॉस्टिंग 6 खर्चों को ही खर्चा मारता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। उसके अलावा जहां जहां मैंने तुम्हें बताया था, जहां जहां पे स्टॉक का यूनिट दे दे वहां वहां पे तुम्हें कॉस्ट शीट में खुद स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे WIP का यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखा, तो जब कॉस्ट शीट बनाओगे तो ये एज इट इज ले लोगे, लेकिन फिनिश गुड्स का तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द सेम पीरियड रिवील्ड दैट द डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 56 लाख, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट मटेरियल 56 लाख ले लोगे, डायरेक्ट वेजेस तुम 30 लाख ले लोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा, दिस विल बी तुम्हारा 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो 80 लाख का 20% आ जाएगा विच इज 16 लाख, ये 80 लाख। यहाँ से अपने पास ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाएगा। अपने पास ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP था, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये रहा अपने पास 2,40,000 का 10। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी ताकि तुम वैल्यू निकाल पाओ। प्रोडक्शन यूनिट हम लोगों ने कितना किया होगा, 1,20,000 बना के बेच दिया, 4,000 मेरे पास अभी भी पड़े हैं, तो 1,24,000 का जो प्रोडक्शन है वो मैंने किया। तो यहाँ से तुम्हारे पास नेटवर्क कॉस्ट हो जाएगा, इसमें तुम ऐड करोगे एडमिन उसने बोला 6 रुपये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी 6 इंटू में 1,24,000 आ जाएगा। फिर यहाँ से अपने पास नेटवर्क COP आ जाएगा। COP कितने यूनिट का आ गया, 1,24,000 का आ गया। इसमें से तुम क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी कॉस्ट का टोटल होगा वो 1,24,000 यूनिट का होगा, तुम्हें उसमें 4,000 का निकालना है। फिर जो तुम्हारे पास कॉस्ट आएगी वो 1,20,000 यूनिट की COGS आ जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसमें ऐड करोगे, कितना तुम्हारा 8 रुपये के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से तुम इसमें 1,20,000 यूनिट तुमने बेची है, इंटू 8 करोगे, अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। यू विल कंपेयर इट विद द सेल्स की फिगर तुम्हें यहाँ पे दे ही रखी है, उसे कंपेयर करके यू विल हैव अ प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसको तुम्हें रिकंसाइल करना है। रिकंसिलेशन में क्या क्या अलग होगा, डायरेक्ट मटेरियल 3 रीजंस की वजह से क्या होता है अपने पास रिकंसिलेशन होता है। तो पहला रीजन होता है कि अपने पास कुछ खर्चे जो FA ने कंसिडर किए, CA ने किए, कुछ इनकम जो FA ने कंसिडर की और CA ने नहीं की, तो उसको खर्चा मान लोगे, उसको इनकम मान लोगे। जैसे यहाँ पे कौन कौन से, बेड डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, फिर ये इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो आराम से चाहे तुम मेमोरेंडम अकाउंट बना लो, चाहे तुम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दो, यू कैन ईजिली रिकंसाइल इट। उसके बाद आ जाइए अपने पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो तुम्हारे पास दिसंबर 22 का क्वेश्चन है। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो दिसंबर 22 का क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था दिस वाज वेरी सिमिलर टू तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दिसंबर 22 का क्वेश्चन है ना। ये तो दिसंबर 22 का बहुत डिटो सेम क्वेश्चन आया है, बस इसमें ऑब्वियसली जो अपनी फिगर्स हैं वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखो चलो, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे डिस्कस, ये 4A का था क्वेश्चन, ये दिसंबर 22 का डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें जो तुम थोड़ा सा गड़बड़ करोगे आई थिंक वो टोटल किलोमीटर निकालने में और पैसेंजर किलोमीटर में, बाकी तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। इसने कहा था इसके पास एक बस है, ठीक है, और एक साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मुझे बताओ टोटल किलोमीटर निकालोगे एक बस के, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट भी बनाओगे, ऑब्वियसली जो भी खर्चा होगा वो एक बस का होगा, लेकिन अगर तुम पर एनम किलोमीटर निकालोगे तो पर एनम कॉस्ट लोगे, अगर पर मंथ किलोमीटर निकालोगे तो पर मंथ कॉस्ट लोगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो बोल रहा है कि बोल रहा है कि प्राणो सर्विस लिमिटेड ओन्स अ बस, ऑपरेट्स अ टूरिस्ट सर्विस ऑन डेली बेसिस। द बस स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू टाउन टू स्वीट विलेज। दिसंबर 22 में स्वीट विलेज की जगह पे बस कुछ और था, नहीं तो वहाँ पे भी न्यू टाउन नहीं था। न्यू टाउन टू स्वीट विलेज एंड रिटर्न्स बैक टू न्यू टाउन द सेम डे, मतलब ये राउंड ट्रिप है, तो अपने को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन न्यू टाउन टू स्वीट विलेज इज 250 किलोमीटर। दिस ट्रिप ऑपरेट्स फॉर 10 days इन अ मंथ। द बस ऑल्सो प्लाइज फॉर अनदर 10 days बिटवीन न्यू टाउन टू राजपुर and returns back to new town the same day. Distance between these two, मतलब ये भी राउंड ट्रिप है और इसका 200 किलोमीटर है। एक लोकल साइट सीइंग भी करता है 5 दिन के लिए एक मंथ में, कवरिंग 80 किलोमीटर पर डे। सो ये क्वेश्चन में मंथ वाइज करना बहुत ईजी रहेगा क्योंकि मंथली दे रखा है, तो पूरी कॉस्ट शीट भी किसके हिसाब से बन जाएगी, मंथ के हिसाब से। मैं अगर टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करके बता देती हूँ। अगर तुम टोटल किलोमीटर कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से। टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले न्यू टाउन टू स्वीट विलेज लेंगे, तो 250 किलोमीटर है बट राउंड ट्रिप है, तो 1 × 2 एक ट्रिप करता है, लेकिन वो राउंड ट्रिप करता है, ऐसा 10 बार करता है, 10 दिन करता है।
दूसरा फिर क्या करता है वो, न्यू टाउन टू जाता है राजपुर, तो उस केस में 200 किलोमीटर है, ये भी राउंड ट्रिप था 1/2 1/2, और ये कितने दिन के लिए करता है अपने पास, 10 दिन के लिए, है ना। 10 डेज यहाँ पे करता है, 10 डेज यहाँ पे करता है। फिर वो साइट सीइंग करता है, लोकल साइट सीइंग, तो उसके लिए वो 5 दिन जाता है और 80 किलोमीटर, इसमें कोई राउंड ट्रिप नहीं है। ये बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, हो सकता है राउंड ट्रिप ले लिया हो। तो ये आ जाएगा अपने पास तुम्हारा टोटल, तो ये आ जाएगा 500 इंटू दिस विल बी 5000, दिस विल बी 4000 आई गेस, हाँ 2000 तो 4000, और ये अपने पास आ जाएगा 400, तो दिस विल बी 9400। और जब यहाँ पे तुम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालोगे तो पैसेंजर किलोमीटर निकालते वक्त ध्यान रखना है कि बोलता है कि जब आप टू एंड फ्रॉम स्वीट विलेज द बस ऑक्यूपाइज 90%, तो इस वाले केस में कितनी सीट्स है देखो 60 पैसेंजर, तो पैसेंजर कितने हो जाएंगे 60 इंटू 90% और किलोमीटर कितने हो जाएंगे 5000। यहाँ पे 60 पैसेंजर इंटू में 80% इंटू में 4000। इसके बाद न्यू टाउन, और बोलता है कि इन द न्यू टाउन जब वो साइट सीइंग के लिए करता है तो फुल कैपेसिटी पे चलता है, तो यानी 400 इंटू में अपने पास ये हो जाएगा 60 इंटू 100%, तो ये तुम्हारा पैसेंजर आता है। तो हो सकता है किसी लिस्ट में गड़बड़ क्यों, और सेकंड मिस्टेक हो सकती है कि हो सकता है जब ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हो तो वहाँ पे कुछ खर्चे एनुअली को पर मंथ ना किया हो, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने मंथली क्वेश्चन किया या पर एनम क्वेश्चन किया, सो दैट वाज द पॉइंट। तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा वेरी गुड क्वेश्चन से पूछा था ट्रिप पर पैसेंजर। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। इस बार पेपर तो बहुत ही अच्छा पेपर था। सो ये 4B जो है ये बिल्कुल सिमिलर है अपने पास, जून 2018 का क्वेश्चन है, क्लास बुक में सारे क्वेश्चन थे, जून 2018 वाला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हो तो डेट मार्क किया करो, क्योंकि डिप्रिसिएशन उसके हिसाब से लगता है, और कई बार जो सैलरीज वगैरह होती है वो पर मंथ होती है, तो वो होता है। सो बोले 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट द कंपनी, अच्छा ये जून 2018 में ना ये भी बहुत सिमिलर है, मतलब अमाउंट भी बिल्कुल सेम है। सो एक ये अच्छा काम है, अच्छी बात है। द कंपनी कमेंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई, तो ध्यान रखना है 9 मंथ की सारी कहानी है, ठीक है। सो ये तुम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे तो डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। कंपनी ने मशीन ली है 2,60,000 की, जो कि 146 डेज के लिए काम है, तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन निकालोगे, तो डिप्रिशिएशन कैसे निकालोगे बच्चों, 2,60,000 माइनस 15,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू थी, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 साल का डिप्रिशिएशन आ जाएगा। तो डिप्रिशिएशन 365 डेज का आएगा, तो मैं चाहिए 146 का, तो इसका जो डिप्रिशिएशन आ जाएगा दिस विल बी, यहाँ पे हो सकता है थोड़े से बच्चों का गड़बड़ हो गया हो, डेबिट करोगे डिप्रिशिएशन 14,000 से। और कोई खर्चा है अपने पास है सुपरवाइजर जिसको 8,000 पर मंथ देना है, उसने 1/2 ऑफ इस टाइम डिवोट किया यहाँ पे, तो यानी जब सुपरवाइजर की सैलरी निकालोगे तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 1/2, ऑब्वियसली हाफ टाइम लेंगे और 9 मंथ का काम लेंगे, तो 4,000 इंटू 9 लोगे तो ये आ जाएगा 36,000 का एक खर्चा। उसके बाद क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है कि अदर एक्सपेंसेस जो लगे हैं वो 1,36,500 लगे हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने मुझे बताया है कि मटेरियल इन हैंड 35,400 था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये था, और कुछ बातें जो यहाँ पे तो भी काम नहीं आएंगी, तो 35,500 को तुम क्या कर देते, क्रेडिट कर देते 35,400 को। यहाँ से तुम्हारा कॉस्ट टू डेट आ जाता है, अगर तुम्हें याद हो तो ये कैसे आ जाएगा, 2,51,000 प्लस 5,65,600 प्लस 81,300 प्लस 14,000 प्लस 36,000 प्लस 136,500 माइनस 35,400, तो इसका कॉस्ट टू डेट आ जाता 10,49,000। अब क्वेश्चन ने इसमें क्या किया है, मैं तुम्हें बताया था वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ना वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड नहीं दे रखा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में ना हो, बट ऐसा जनरली होता नहीं है, तो तुम ढूंढते हो, या तो क्वेश्चन दे या तो कोई निकालने का तरीका दे दे। याद करो ये कैलकुलेशन क्लास में हमने कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन किए थे इसके, कि यहाँ पे उसने बोला 2/3 कंप्लीट हो गया, 50% विच इज 1/2 उसने सर्टिफाई कर दिया, तो कितना अनसर्टिफाइड है 1/6, 2/3 माइनस 1/2 1/6, तो ये वाला जो तुमने कॉस्ट लगाई है 10,49,000 डिवाइडेड बाय, ये कितने की कॉस्ट होगी 2/3 की, तुम्हें कितने की निकालनी है 1/6, में तुम्हें बोला भी था फ्रैक्शन हमेशा टोटल पे लगता है, तो ये आ जाएगा अपने पास डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस विल बी 262,250। तो जब तुम नोशनल प्रॉफिट निकालोगे तो 10,49,000 यहाँ पर आ गया, 2,62,250 दिस इज कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, और अपने पास उसने बोला है
कि द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है और उसने 50% सर्टिफाई कर दिया, तो 10 लाख जो कॉस्ट हुई वो किसकी हुई? तुम्हारी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यहाँ से अगर तुम निकालोगे 10,49,000 यहाँ से, तो दिस विल बी 2,13,250 इज योर नोशनल प्रॉफिट। दिस इज योर नोशनल प्रॉफिट। उसने बोला था फिर कितना ट्रांसफर होगा वो बताएंगे, तो 50% और उससे ज़्यादा होता तो 2/3 तुम ट्रांसफर कर देते हो, तो इसका 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैश रिसीव था 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख विच इज 75% बेसिकली, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो यहाँ से तुमने नोशनल प्रॉफिट लिखा 2,13,250, इसमें से चला जाएगा P&L अकाउंट में तुम्हारा इतना, और ये इसी को जब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ऑब्वियसली हाफ है इसका, तो निकालोगे तो ये रिजर्व में चला जाएगा। सो दैट वाज दिस, एंड ये था अपना 7 नंबर का क्वेश्चन। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 अपनी ही क्लास बुक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। ये कोई पास एग्जामिनेशन वगैरह में से नहीं है, बट ये अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 23 जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर, डिक्टो कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, ये तो बहुत ये भी अपनी क्लास बुक का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें याद हो तो क्लास बुक का ये है क्वेश्चन नंबर 53। तो क्लास बुक का ये क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें बस एक पॉइंट था कि जो तुम्हें मानना था कि यहाँ पे जब भी परसेंटेज में दे रखा है तो हम मटेरियल कितना मान लेते हैं, मटेरियल मान लेते हैं कि अपने पास 100 होगा, उसमें से 10% लॉस हो गया, तो यानी टोटल आउटपुट कितना बना, अपने पास आउटपुट बना 90, और ये जो 100 लगा उसमें से 60 क्या लगा, S लगा, और 40 क्या लगा, T लगा। 60% S था, क्योंकि 100 लगाओगे 10 नुकसान होगा तभी तो 90 का आउटपुट बनेगा। तो तुम यहाँ पे अपने पास कॉस्ट कार्ड बनाते, अगर बच्चे हैं तो उनको याद होगा हम लोग यहाँ कॉस्ट कार्ड बनाते थे। तो कॉस्ट कार्ड में यहाँ पे हम लोग लिखते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज योर क्वान्टिटी, रेट या प्राइस, अमाउंट, क्वान्टिटी, प्राइस और अमाउंट। तो स्टैंडर्ड क्वान्टिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट भी 90 है, और क्या चाहिए था, तो यहाँ पे 60 का इनपुट चाहिए 90 के लिए, तो 90 तुम्हारा एक्चुअल है तो कितना आता है, 60 आ जाता है, ये 40 आ जाता है, रेट 20 और 10 था। एक्चुअल क्वांटिटी उसने बता दी थी 44 और 66 था, 25 और 5 का रेशियो था, ये तुम निकाल लेते। इसके बाद RSQ का मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। एक्चुअल क्वांटिटी तुमने कितनी यूज़ की थी, 100 यूज़ की थी, 100 ही आएगा शायद, ये 44 + 100 110 भी हो सकता है, 110 आएगा। तो 110 को तुम 60:40 के रेशियो में बांट देते, तो ये आ जाता तुम्हारा 66, ये आ जाता तुम्हारा 44। तो यहाँ पे RSQ भी आ गया, तुम आराम से इसको सारे वेरिएंसेस फॉर्मूले लगा के निकाल सकते थे। यहाँ से तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट आ जाती। वेरी इजी क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन भी एक्चुअली ईजी था, बट मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा, ये बहुत ऐसे ईजी क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल इसमें था नहीं। 14 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पे इसने बोला था इसकी कैपेसिटी 15,000 है, नहीं 1.5 लाख है, सेल वो 1 लाख कर रहा है 15 रुपये पे, तो ये हो गया। यहाँ पे एक बार तुम जितने भी वेरिएबल कॉस्ट थी वो ले लेते, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, तो 5 लाख, तो 6,50,000 बेसिकली, 5 लाख + 60,000 + 90,000, 6,50,000 कॉस्ट थी तुम्हारी 1 लाख की, तो यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 6.5 आ गई। ठीक है, अब इसने बोला था पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। सेल्स को x मान लेते, प्रॉफिट हो जाता 0.25, मास्ट इक्वेशन लगा देते तुम अपने पास, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर तुम आराम से निकाल सकते थे। सेलिंग प्राइस तुम्हारे पास कितनी है, 15 है, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6.5 ऊपर था, प्लस 1 का ये बोल रहा है कि बढ़ जाएगा तो 7.5 हो जाएगा, तो तुम्हारा पीवीआर भी 50% आ गया। यहाँ पे एक्स फिक्स कॉस्ट का टोटल कर लेते, फिक्स कॉस्ट कितना था तुम्हारे पास, 3 लाख ही है, 1,50,000 ये 4.5 लाख, तो 4.5 लाख प्लस 0.25 एक्स डिवाइडेड बाय 0.50 इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन सॉल्व कर लेते, काम हो जाता। सेकेंड है, देयर इज एन ऑफर फ्रॉम एन large retailer to purchase 30,000 यूनिट पर annum subject to providing a packaging with a different brand। तो हमारी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती, वैसे अपने पास 6.5 थी, अब वो 2 हो जाती, लेकिन कुछ और भी बोल रहा है शायद, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगता, तो यानी से वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता, 5,60,000, 5,60,000 डिवाइड बाई 1 लाख करते तो 5.6 आ जाता, 2 वजह यहाँ से बढ़ जाती, तो 5.6 + 2 कर देते तो ये 7.6 आ जाता। इसको भी तुम आराम से सॉल्व कर सकते थे कि क्या प्राइस रखना है, वो भी हो सकता था।
ये भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे तुम सीधा प्रॉफिट निकाल लेते कि सिचुएशन में प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल से कंपेयर कर देते, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एक्सेप्ट, यहाँ पे भी तुम एक्चुअल से कंपेयर कर देते, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है निकाल के, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा होता तो एक्सेप्ट द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 7, ओ भाई साहब दिस इज़ अ वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तुमको क्या निकालना था, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट फ्लेक्सिबल बजट। यहाँ पे तो तुम्हें बस खर्चे को ऐड करना था, एंड दिस इज गोइंग टू बी, बोल रहा था फ्लेक्सिबल एडमिन बजट ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल ऐसा बजट बनाना था जो भी तुम आराम से कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद तो ये थियरी क्वेश्चन है विच यू कुड जस्ट सी फ्रॉम योर मॉड्यूल और योर स्कैनर्स। So this was all paper was really easy, I would say more than average, बहुत easy paper था, अच्छा paper था। तो all the very best, I hope सबका पेपर बहुत अच्छा गया हो। अगर किसी का नहीं हुआ है, किसी कारणवश, हो सकता है किसी बच्चे ने कोई प्रिपरेशन ना करी हो या कुछ ना किया हो, सो दैट्स कम्प्लीटली ओके, हैपन्स, लाइफ है, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस जब भी अगर आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो, खुश होकर प्रिपेयर करो। और जिन लोगों का फर्स्ट ग्रुप हो गया है और अगर आप सेकंड ग्रुप लेना चाहते हो तो लाइव क्लासेस बहुत जल्दी से स्टार्ट हो रही है हमारी, आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यू विल गेट ऑल दी डिटेल्स। एंड सेकेंड, अगर जिनका फर्स्ट ग्रुप अच्छे से नहीं हुआ है, आई टीच फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग इन फर्स्ट ग्रुप, इन सेकेंड ग्रुप आई टीच FM मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सो अगर जिनका नहीं हुआ है फर्स्ट ग्रुप में, थोड़ी भी बहुत दिक्कत है, वी आर सून ट्राइंग टू स्टार्ट आवर रिविजन ऑन यूट्यूब, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड सेकेंड ऑल्सो कि हम लोग एक फास्ट ट्रैक बैच के लिए भी प्लान कर रहे हैं जो कि लाइव क्लासेस होगी, तो आप कहीं पे भी हैं तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सून यू विल बी एबल टू परचेज आवर वीडियो क्लासेस, तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सेकेंड ग्रुप की भी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, एंड रिकॉर्डिंग भी यू कैन गेट, सो यू कैन इंक्वायर ऑन द गिवन नंबर्स। Thank you so much. I hope a very bright future for you guys, and you all are very great. जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है congratulations, जिनकी भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है प्लीज़ पूरा करो, ये समय कभी वापस नहीं आएगा, नहीं तो एग्ज़ाम तो हर 6 महीने में आता है। Make it your last attempt and give your best. Bye bye, take care. This is Sonakshi Gupta. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कभी क्लास में। बाय बाय।